हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के उपरांत राष्ट्रवादियों के मध्य भविष्य की रणनीति के संबंध में दो स्तरीय बहस प्रारंभ हुई। प्रथम, निकट भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति कैसी हो तथा द्वितीय, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत होने वाली 1935 के आगामी प्रांतीय चुनावों में सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर किस रणनीति का अनुगमन किया जाए। प्रथम चरण की बहस। इस चरण में 3 अवधारणाएं सामने आई। इनमें से प्रथम दो परंपरागत प्रतिक्रियावादी अवधारणाएं थी, जबकि तीसरी कांग्रेस में सशक्त वामपंथी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये 3 अवधारणाएं निम्नानुसार थीं। पहली अवधारणा के अनुसार गांधीवाद के तर्ज पर रचनात्मक कार्य प्रारंभ किया जाए। दूसरी अवधारणा के अनुसार एक बार पुनः संवैधानिक तौर तरीके से संघर्ष प्रारंभ करना चाहिए। इस मत के समर्थक 1934 के भावी केंद्रीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में भाग लेने का भी समर्थन कर रहे थे। इस मत के समर्थन में आसफ अली सत्यमूर्ति, डॉक्टर M.A. अंसारी, भूलाभाई देसाई तथा B.C. राय प्रमुख थे। इन सभी का मत था कि राजनीतिक निराशा के इस दौर में जबकि कांग्रेस जन आंदोलन जारी रखने की अवस्था में नहीं थी, उसे चुनाव में भाग लेकर विधानमंडल में प्रवेश करना चाहिए तथा राजनीतिक संघर्ष जारी रखना चाहिए, जिससे जनता का मनोबल गिरने न पाए। चुनाव में भाग लेने का तात्पर्य यह नहीं है कि वे केवल संवैधानिक राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब एक अन्य राजनीतिक मोर्चा प्रारंभ करना है। इस नए राजनीतिक मोर्चे से कांग्रेस मजबूत होगी, जनता में उसका प्रभाव बढ़ेगा तथा जनता अगले दौर के आंदोलन के लिए तैयार हो सकेगी। विधानमंडल के कांग्रेस की उपस्थिति उसे नए राजनीतिक संघर्ष के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेगी। तीसरी अवधारणा का समर्थन कांग्रेस के सशक्त वामपंथी विचारों का समर्थक दल कर रहा था, जिसका नेतृत्व नेहरू के हाथों में था। यह गुट सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेकर उसके स्थान पर रचनात्मक कार्य प्रारंभ करने तथा विधानमंडल में भागीदारी दोनों मतों का विरोधी था। इनका मत था कि ये दोनों तरीके जन आंदोलन उसके पथ से विमुक्त कर देंगे तथा उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान दूसरी ओर मोड़ देंगे। ये जन आंदोलन को जारी रखने के पक्षधर थे। इनका मानना था कि आर्थिक संकट का यह दौर क्रांतिकारी आंदोलन का उचित समय है तथा जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। नेहरू के विचार। नेहरू ने कहा कि न केवल भारतीय जनता अपितु पूरे विश्व की जनता के सम्मुख इस समय मुख्य लक्ष्य पूंजीवाद का समूल उन्मूलन तथा समाजवाद की स्थापना है। नेहरू के विचार से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, रचनात्मक कार्य प्रारंभ करना तथा संसद में भागीदारी करना एक प्रकार की आध्यात्मिक पराजय, आदर्शों का समर्पण तथा क्रांतिकारी पथ का परित्याग कर सुधारवादी पथ को अपनाने जैसा था। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के वर्गीय चरित्र की वास्तविकता और वर्ग संघर्ष की महत्ता को स्वीकार करते हुए समाज के स्वार्थपरक तत्वों को जनसाधारण के हितों की ओर मोड़ा जाना चाहिए। जमींदारों तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध मजदूरों तथा किसानों के संघर्ष तथा उनके मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि मजदूरों और किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित किया जाए, जिससे कांग्रेस इन संगठनों की गतिविधियों एवं नीतियों को निर्देशित कर सके। नेहरू का मानना था कि वर्ग संघर्ष के अभाव में वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। नेहरू द्वारा संघर्ष रणनीति का विरोध। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक बड़े तबके का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध पहले संवैधानिक तरीके से जबरदस्त संघर्ष प्रारंभ करके आंदोलन अचानक वापस ले लिया जाए, फिर सरकार के सुधारवादी कदमों से समझौता कर पुनः समय आने पर संघर्ष प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि पहले तीव्र संघर्ष के पश्चात संघर्ष के सुप्तावस्था में आने पर जनसामान्य को अपना सामर्थ्य बढ़ाने का मौका मिलेगा तथा सरकार को राष्ट्रवादी मांगों का प्रत्युत्तर देने का अवसर दिया जाएगा। जनसामान्य को अनिश्चितकालीन बलिदान की रणनीति नहीं बनानी चाहिए, लेकिन यदि सरकार ने राष्ट्रवादी मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो जनसाधारण को पूरे सामर्थ्य से पुनः संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए। इसे ही संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति कहते हैं। नेहरू संघर्ष समझौता संघर्ष की इस रणनीति से असहमत थे। उन्होंने तर्क दिया कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के
कार्यक्रम को तय करने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक कि हम उसे पूर्ण रूपेण उखाड़ फेंकने में सफल न हो जाएं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस को निरंतर संघर्ष की नीति पालन करना चाहिए, उसे साम्राज्यवादी ढांचे से सहयोग एवं समझौते के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को चिताया कि अत्यंत शक्तिशाली औपनिवेशिक सत्ता को आने की ताकत द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, अपितु इसके लिए सतत संघर्ष अपरिहार्य है। उन्होंने संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति का विरोध करते हुए उसके स्थान पर संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किया। सत्ता में भागीदारी पर सहमति। इस समय भारतीय राष्ट्रवादी जहां एक ओर असमंजस की स्थिति में थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत यह मानकर चल रही थी कि कांग्रेस में सुगत विभाजन की तरह शीघ्र ही एक और विभाजन होना लगभग तय है। किंतु इस अवसर पर गांधी जी ने दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाकर कांग्रेस को विभाजित करने से बचा लिया, यह जानते हुए भी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रमुख और एकमात्र तरीका सत्याग्रह ही है। उन्होंने काउंसिलों में भागीदारी के समर्थकों की मांगें स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि संसदीय राजनीति से स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती, किंतु वे सभी कांग्रेस जन जो न तो स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं, न ही सत्याग्रह में भाग ले सकते हैं, वे सभी संसदीय राजनीति के माध्यम से स्वयं को सक्रिय बनाए रख सकते हैं, बशर्ते कि वे संविधानवादी या सुविधावादी न बन जाए। साथ ही गांधी जी ने वामपंथियों को आश्वस्त करते हुए यह भी कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना आवश्यक एवं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में उचित कदम था, लेकिन इसका तात्पर्य राजनीतिक अवसरवादिता के सम्मुख समर्पण या साम्राज्यवाद से समझौता नहीं। वही 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पटना में हुआ, यहाँ चुनाव में भाग लेने के लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। गांधी जी ने महसूस किया कि कांग्रेस में उभर रही सबसे सशक्त धारा से वह कट से गए हैं। वे जानते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग का एक बड़ा तबका संसदीय राजनीति के पक्ष में, जबकि वह मौलिक तौर पर संसदीय राजनीति के विरोधी थे। बुद्धिजीवी वर्ग का दूसरा खेमा गांधी जी के रचनात्मक कार्यों यथा चरखा काटने इत्यादि से असहमत था, जिसे गांधी जी राष्ट्र का दूसरा हृदय कहते थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समाजवादी गुट भी गांधी जी की नीतियों से असहमत था। इसी कारण 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कहा कि वे कांग्रेस उसमें उभरती नई विचारधारा पर नैतिक दबाव डालकर उसे रोकना नहीं चाहते, क्योंकि यह उनके अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है। नेहरू के समाजवादियों ने भी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस के विरोधियों का मत था कि नेहरू एवं समाजवादियों द्वारा कांग्रेस में किए जा रहे मौलिक परिवर्तनों से कांग्रेस विभाजित हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नेहरू एवं समाजवादियों ने इस खतरे को भांपकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली। उनका मत था कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उपनिवेशी शासन को समाप्त करना आवश्यक है तथा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करना आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस ही भारतीयों का एकमात्र प्रमुख संगठन है। नेहरू साम्राज्यवादियों का तर्क था कि वैचारिक एवं राजनीतिक शुद्धिकरण के नाम पर कांग्रेस से त्याग कर देना या उससे नाता तोड़ने के बजाय कांग्रेस में जाकर उसे जुझारू चरित्र प्रदान करना कहीं ज्यादा आवश्यक है। दक्षिणपंथियों ने भी इस मसले पर सही रणनीति अपनाई। नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने प्रशंसनीय प्रदर्शन करते हुए भारतीयों के लिए आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें जीत ली। भारत सरकार अधिनियम 1935। अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियां। वर्ष 1919 के मांडफोर सुधारों से कांग्रेस ने असंतोषजनक, अपर्याप्त और निराशाजनक कहा। इसने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया और जिसमें केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों का बहिष्कार सम्मिलित था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक निम्न प्रकार थे। स्वराज दल की भूमिका। 1919 के सुधारों के प्रति असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उदारवादी जो लंबे समय तक सरकार के साथ सहयोग की नीति के पक्षधर थे, इन सुधारों के अपर्याप्त और असंतोषजनक मानने लगे थे। तत्पश्चात स्वराज दल ने इन सुधारों के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दल के गठन का तो उद्देश्य ही इनके विरोध से जुड़ा हुआ था। उद्देश्य यह था कि विधानमंडलों में प्रवेश कर इन सुधारों तथा उनमें संबद्ध किसी की संवैधानिक प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जाए। 1923 के चुनाव में इस दल को मिली प्रचंड सफलता के लाभ पर स्वराजियों ने विधेयक एवं सरकारी कार्यों के विरोध की ओर मोड़ लिया। साइमन कमीशन की भूमिका। 1927 में सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया कि मॉन्टफोर्ट सुधार असफल रहे। दूसरी ओर 1923 के चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता से भी सरकार भयातुर थी। एक ओर यह तर्क
था कि लंदन में लॉर्ड बिरकनहैम भी कमीशन के गठन का श्रेय आगामी उदारवादी सरकार को नहीं देना चाहते थे। कमीशन की रिपोर्ट में जो संतुष्टियां थे वे अप्रत्यक्ष रूप से मुल्क को सुधारों की कमियों तथा कुछ अन्य सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित कर रही थी। नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की भरपूर आलोचना की। उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इससे संपूर्ण भारत के लिए एकीकृत संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिससे केंद्रीय तथा प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता मिल सके। लॉर्ड एडवर्ड की डोमिनियन स्टेट से संबंध घोषणा अक्टूबर 1929 में वायसराय ने रमजे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में सत्ताधारी श्रमिक सरकार से विचार विमर्श के उपरांत यह घोषणा की कि भारत में सुधारों का चरमोत्कर्ष डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त उसने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन की समीक्षा किए जाने की घोषणा भी की। गोलमेज सम्मेलनों की भूमिका 1930, 31 और 32 में क्रमशः 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श करना तथा आगे की रणनीति तय करना था, किंतु इन सम्मेलनों में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा तत्कालीन अन्य परिस्थितियां। 1932-33 के राष्ट्रीय आंदोलन को यद्यपि सरकार दमन का सहारा लेकर दबाने में सफल हो गई, किंतु उसे यह एहसास हो गया कि दमन की नीति द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। आगामी समय में किसी आंदोलन में जन्म लेने की भावना को खत्म करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को स्थायी रूप से दुर्बल करने पर विचार करने लगी। उसने कांग्रेस को विभक्त करने की योजना बनाई। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने 1935 भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किया। क्योंकि उसे उम्मीद थी कि संवैधानिक सुधारों के इस अधिनियम से कांग्रेस के एक खेमे को संतुष्ट एवं औपनिवेशिक प्रशासन में समाहित कर लिया जाएगा तथा राष्ट्रवादी आंदोलन की बची हुई शक्ति को दमन से समाप्त कर दिया जाएगा। अपनी इस नीति को वास्तविकता का जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया। नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की अनुपस्थिति में संपन्न हुए, लेकिन वेलिंगटन की अत्याचारी एवं आतंकवादी नीतियों के कारण सम्मेलन में कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं लिया जा सका। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। एक अखिल भारतीय संघ। इस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों, सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। इसके लिए 2 शर्तें थीं। रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासत संघ में सम्मिलित न हो। रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में सम्मिलित न हो। जिन शर्तों पर इन सभी रियासतों को संघ में शामिल होना था, उनका उल्लेख एक पत्र में किया जाना था। चूंकि यह नहीं हो सका, इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया था। 1946 तक केंद्र सरकार भारत सरकार अधिनियम 1929 के प्रावधानों के अनुसार ही चल रही थी। संघीय व्यवस्था। कार्यपालिका। गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। प्रशासन के विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया: सुरक्षित एवं हस्तांतरित। सुरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय मामले, धार्मिक मामले, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर करना था। कार्यकारी पार्षद केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों में से वे सभी अन्य विषय सम्मिलित थे जो सुरक्षित विषयों में सम्मिलित नहीं थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को उन मंत्रियों की सलाह से करना था जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया गया था। ये मंत्री केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें त्यागपत्र देना अनिवार्य था। देश की वित्तीय स्थिरता, भारतीय साख की रक्षा, भारत या उसके किसी भाग की शांति रक्षा, अल्पसंख्यकों और सरकारी सेवकों उनके आश्रितों की रक्षा, अंग्रेजी तथा बर्मी माल के विरुद्ध किसी भेदभाव से उसकी रक्षा, भारतीय राजाओं के हितों तथा सम्मान की रक्षा, अपनी निजी विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा इत्यादि के संबंध में गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार था। व्यवस्थापिका। संघीय विधानमंडल में 2 संघीय होना था, जिसमें राज्य परिषद उच्च सदन तथा संघीय सभा निम्न सदन थी। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाते थे। इसकी अधिकतम संख्या 260 होती थी, जिनमें से 156 प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकतम 104 रियासतों के प्रतिनिधि होने थे, जिन्हें संबद्ध राजाओं को मनोनीत करना था। संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसके सदस्य में 250 प्रांतों के और अधिकाधिक 125 सदस्य रियासतों के होने थे। रियासत के सदस्य संबद्ध राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे, जबकि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जाने थे। यह एक अत्यंत विचित्र व्यवस्था थी तथा सरकार
तथा साधारण प्रचलन के विपरीत थी कि उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाए तथा निम्न सदन जो ज्यादा महत्वपूर्ण था उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो। इसी प्रकार राजाओं को उच्च सदन के 40%, निम्न सदन के 33% सदस्य मनोनीत करने थे। समस्त विषयों का बंटवारा 3 अनुसूचियों में किया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे, किंतु राज्य परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। धर्म आधारित, जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था को आगे भी जारी रहने देने की व्यवस्था की गई। संघीय बजट का 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल के अधिकार अत्यंत विस्तृत थे। वह अनुदान के मांगों को कटौती कर सकता था, विधान परिषद द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक का अनुमोदन कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, किसी विधेयक के संबंध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता था, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। प्रांतों की स्वायत्तता एवं पृथक विधि प्रदान करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के आला कमान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार जब वे प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर महामहिम ताज के अधीन आ गए, प्रांतों को स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां एवं संसाधन दिए गए, प्रांतीय सरकारें अपने स्वयं की साख पर धन उधार ले सकती थी। कार्यपालिका गवर्नर जिस प्रांत में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था, जो महामहिम ताज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन नियंत्रण करता था। गवर्नर को अल्पसंख्यकों, लोक सेवकों के अधिकार, कानून एवं व्यवस्था, ब्रिटेन के व्यापारिक हितों तथा देशी रियासत इत्यादि संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त थी। यदि गवर्नर यह अनुभव करे कि प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता, तो शासन का संपूर्ण भार वह अपने हाथों में ले सकता था। व्यवस्थापिका, सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। अधिनियम के मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय तथा पूना समझौते के अनुसार किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का आकार तथा रचना विभिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न थी। अधिकांश प्रांतों में यह एक सदनी तथा कुछ प्रांतों में यह द्विसदनीय थी। द्विसदनीय व्यवस्था में उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा थी। सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। सभी प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों द्वारा किया जाता था। ये सभी मंत्री एक प्रमुख मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। मंत्री अपने विभाग के कार्यों के प्रति जवाबदेह थे तथा व्यवस्थापिका में उनके विरुद्ध मतदान कर उन्हें हटाया जा सकता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका प्रांतीय तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी। अभी भी बजट का 40% हिस्सा मताधिकार से बाहर था। गवर्नर विधेयक लौटा सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, सरकारी कानूनों पर रोक लगा सकता था। 1935 के अधिनियम की अन्य धाराएं: संघीय न्यायालय की स्थापना, नया संविधान अनम्य था। इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल अंग्रेजी संसद को ही थी। भारतीय विधानमंडल केवल उसमें संशोधन का प्रस्ताव कर सकते थे। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। उड़ीसा, सिंध, 2 नए प्रांत बनाए गए। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अधिनियम का मूल्यांकन: गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए विशेष संरक्षण एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व से अधिनियम के वास्तविक कार्यान्वयन में रुकावटें आईं। प्रांतों में भी गवर्नर को असीमित अधिकार थे। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था ने कालांतर में सांप्रदायिकता को उभारा था। अंततः उसकी दुखद परिणति 1947 के भारत के विभाजन के रूप में हुई। इस अधिनियम ने एक अनम्य संविधान प्रस्तुत किया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। संविधान संशोधन की शक्ति का ब्रिटिश संसद में निहित होना एक बड़ा दोष था। अधिनियम की संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अधिनियम में जिस संघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी उसके प्रति न तो सरकार गंभीर थी और न ही उसके लिए कोई निश्चित प्रावधान किए गए। संघ में शामिल होने या न होने का निर्णय देशी रियासतों की मर्जी पर छोड़ दिया गया, इसलिए संघ निर्माण की अवधारणा कभी पूर्ण नहीं हो सकी। इस अधिनियम के केंद्र पर द्वैध शासन थोप दिया गया। जिस द्वैध शासन को साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण बताया था, इसी व्यवस्था को केंद्र पर थोप दिया गया। इसमें भारत के राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई। प्रांतीय स्वायत्तता नाममात्र की ही थी। अंग्रेजी सरकार की दीर्घकालिक रणनीति: 1935 से 1939 की अवधि में अंग्रेज सरकार ने जो दीर्घकालिक रणनीति तय की, उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अंग्रेजी सरकार मत था कि एक दमन अस्थायी उपाय है। लंबी अवधि के लिए दमन की रणनीति अपनाने पर कांग्रेस का एक बड़ा तबका संघर्ष के संवैधानिक तरीकों को छोड़कर हिंसा का रास्ता स्वीकार कर सकता है।
इसलिए दमन का मार्ग उचित नहीं है। उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथी जो संवेदना विज्ञान आंदोलन के दौरान जन समर्थन खो चुके हैं, सुधारों के द्वारा सरकार की ओर आकर्षित हो जाएंगे। संवैधानिक तथा अन्य रियासतों द्वारा संवैधानिक संघर्ष में आस्था रखने वाले लोगों को सरकार के प्रति निष्ठावान बनाया जा सकेगा और उन जन आंदोलनों की मुख्य धारा से पृथक किया जा सकेगा। एक बार सत्ता के स्वाद को चख लेने के पश्चात कांग्रेस और बलिदान की राजनीति में वापस नहीं लौटेंगे। सुधारों के सवाल पर कांग्रेस विभाजित हो जाएगी तथा कांग्रेस में वामपंथियों तथा संविधानवादियों और दक्षिणपंथियों में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया। तदुपरांत उदारवादियों को सुधार से लुभाकर सरकार अपनी ओर कर लेगी तथा वामपंथियों को दमन से कुचल दिया जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने से सशक्त प्रांतीय नेताओं का उदय होगा तथा धीरे धीरे प्रांत राजनीतिक शक्ति के स्वायत्त केंद्र बन जाएंगे। इससे कांग्रेस प्रांतीय स्तर पर सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व महत्वहीन तथा उपेक्षित हो जाएगा। राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया 1935 अधिनियम का सभी भारतीयों ने विरोध किया। कांग्रेस ने एक स्वर में नामंजूर कर दिया। इन विचारों के स्थान पर कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए जाने की मांग की। उसने मांग की कि अतिशीघ्र एक संविधान सभा का गठन किया जाए तथा इसके सदस्यों का निर्वाचन वैश्य मताधिकार के आधार पर हो। द्वितीय चरण की रणनीति पर बहस 1937 के प्रारंभ में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई तथा इसी के साथ ही सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर द्वितीय चरण की रणनीति का बहस प्रारंभ हो गई। इस बात पर भी सभी राष्ट्रवादियों में आम सहमति थी कि 1935 का अधिनियम पूरी तरह विरोध किया जाए, किंतु मुख्य प्रश्न यह था कि ऐसे समय में जबकि आंदोलन चलाना असंभव है, इसका विरोध किस तरह किया जाए। इस बात पर पूर्ण सहमत थी कि व्यापक आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम को आधार बनाकर कांग्रेस को ये चुनाव लड़ने चाहिए। इससे जनता में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध चेतना का और प्रचार होगा। लेकिन चुनाव के पश्चात क्या किया जाए यह तय नहीं था। ये चुनावों में कांग्रेसियों को प्रांतों में बहुमत मिला तो उसे सरकार बनानी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादियों के मतभेद थे। इस मुद्दे पर बहस ने एक बार पुनः वामपंथियों दक्षिणपंथियों के मध्य उग्र रूप धारण कर लिया। मतभिन्नता नेहरू सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सोशलिस्ट एवं साम्यवादी सत्ता में भागीदारी के खिलाफ थे तथा 1935 के अधिनियम का विरोध किए जाने के पक्ष में थे। उन्होंने तर्क दिया कि सत्ता में भागीदारी करने का अर्थ है 1935 के अधिनियम को स्वीकार करना। राष्ट्रवादियों द्वारा स्वयं को दोषी ठहराना होगा। इसका तात्पर्य बिना अधिकार के उत्तरदायित्व स्वीकार करना। इसके साथ ही इससे जन आंदोलन का क्रांतिकारी चरित्र समाप्त हो जाएगा तथा कांग्रेस संसदीय कार्यों में इस प्रकार उलझ जाएगा कि साम्राज्यवादी सरकार का एक अंग बनकर रह जाएगा तथा स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय और गरीबी दूर करने का उसका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इस संबंध में उन्होंने यह रणनीति सुझाई कि संसद में घुसकर सरकारी कदमों का विरोध किया जाए तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए जिससे 1935 के अधिनियम का अमल संभव न हो सके। उनकी यह रणनीति पुराने स्वराज्यों की ही रणनीति थी। दीर्घकालिक रणनीति के तहत उन्होंने सुझाव दिया कि मजदूरों और किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित किया जाए तथा इन संगठनों को कांग्रेस में संबद्ध किया जाए। तत्पश्चात कांग्रेस को समाजवादी राह पर लाकर आंदोलन को पूरा प्रारंभ करने का प्रयत्न किया जाए। सत्ता में भागीदारी के समर्थक सत्ता में हिस्सेदार समर्थकों ने तय किया कि वह 1935 के अधिनियम का विरोध करते हैं, किंतु सत्ता में भागीदारी संसदीय संघर्ष की एक अल्पकालिक रणनीति है। यद्यपि इससे स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती है, किंतु मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में संसदीय संघर्ष की राजनीति अपनाना ही श्रेयस्कर है क्योंकि हमारे पास जन आंदोलन का कोई और विकल्प नहीं है। अतः समय की आवश्यकता है कि जन राजनीति को संसदीय राजनीति, उनमें से हो रही गतिविधियों तथा प्रांतों की सरकारों से संबंध किया जा सके, जिससे आंदोलन के लिए उपयुक्त राजनीतिक वातावरण निर्मित किया जा सके। यहाँ चुनाव के सिद्धांत से ज्यादा महत्वपूर्ण बात रणनीति की है। उन्होंने यह अवश्य स्वीकार किया कि इसके कई खतरे भी थे तथा सत्ता में किसी भी पद को धारण करने वाला कांग्रेसी किसी गलत रास्ते पर भी जा सकता है, लेकिन हमें इन खतरों और बुराइयों से संघर्ष करना है, न कि इनके डर से प्रशासन में भागीदारी बहिष्कार करना है। हमें प्रशासन को स्वार्थपरक तथा अवसरवादी तत्वों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कांग्रेस प्रांतों में सरकारों का गठन करने में सफल होती है तो सीमित अधिकारों के बावजूद मंत्री रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहित कर सकते हैं। गांधी जी की स्थिति उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सत्ता में भागीदारी का विरोध किया, किंतु 1936 के भाग होने तक वे कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर देने के पक्ष में राजी हो गए।
1936 के प्रारंभ में लखनऊ अधिवेशन, 1937 के अंत में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने, प्रशासन में भागीदारी के विरोध को स्थगित करने तथा सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर चुनाव के पश्चात विचार करने का निर्णय लिया। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1935 के भारत शासन अधिनियम को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, कृषि के ढांचे में व्यापक परिवर्तन, भू राजस्व और लगान में उचित कमी, किसानों को कर्ज से राहत तथा मजदूरों को हड़ताल करने, विरोध प्रदर्शन करने तथा संगठन बनाने के अधिकार देने इत्यादि का वचन दिया। गांधी जी ने किसी भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया। कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 स्थानों पर चुनाव लड़ा। असम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया तथा बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार का गठन किया। चुनाव में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई तथा नेहरू मानने लगे कि संघर्ष, समझौता, संघर्ष की रणनीति ही सही रणनीति है। इस वीडियो में हम लोगों ने ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया है। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।